श्री श्री रविशंकर जी महर्षि जी के शिष्य भी हैं, एक ही गुरु परंपरा से ये आए हैं। नमस्ते, मैं विक्रम गोस्वामी। भारत एक खोज के आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और कर्मकांड ब्राह्मण संदीप शास्त्री जी, जो कि जुड़े हुए हैं महर्षि महेश योगी संस्था के साथ। आइए आज जानने की कोशिश करें महर्षि महेश योगी संस्था में किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या है महेश योगी संस्था। पंडित जी, आपका नमस्कार, बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका विक्रम गोस्वामी जी। आपने जो ये हमें अवसर दिया है इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। महर्षि महेश योगी एक ऐसे संत हुए जिनका इस भारतवर्ष में वैदिक विषय को बहुत अच्छे तरीके से बढ़ाने में और ब्राह्मणों के प्रति जो उनका सेवा भाव रहा है वो महर्षि जी का एक अद्वितीय कार्य रहा है। जबलपुर में 1918 के दशक में उनका जन्म हुआ था और अपने युवा काल के आते आते महर्षि जी धर्म और आध्यात्म के प्रति बहुत ज़्यादा उनका रुझान रहा। अपनी माता जी एमफिल किया उन्होंने पढ़ाई शिक्षा के बाद। जब वो सांसारिक जीवन के प्रति उनकी माता जी ने कहा तो उनका वचन था कि नहीं माँ, मुझे इस देश में धर्म, आध्यात्म, सनातन और ब्राह्मणों की सेवा में अपना जीवन बिताना है। इस क्रम में माता पिता से आदेश पाकर महर्षि महेश योगी जी एक खोज करते करते अपने आप में विचरण करते हुए बद्रिका आश्रम ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, जहां सौभाग्यवश आशीर्वादवश उन्हें श्री श्री 1008 श्री जगत गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी के यहाँ सानिध्य मिलता है। उनके आश्रम में वो सेवा भाव से जाते हैं। वहाँ जाने के पश्चात महर्षि जी को एक अलौकिक दिव्य शक्ति का आभास होता है, अनुभूति होती है। वहाँ पर जो सभासद और जो कार्य कर रहे और अन्य साथीगण होते हैं, वो लोग महर्षि जी से कहते हैं कि आप कहाँ से हैं। परिचय होने के बाद महर्षि जी निवेदन करते हैं कि मुझे श्री गुरु महाराज से दीक्षा दिला दी जाए। लगभग 10 वर्ष का समय रहा होगा जो महर्षि जी श्री जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मानंद सरस्वती जी के यहाँ सेवा कार्य में रत रहे। वहाँ पर बाग बगीचों की देखभाल, रसोई में खाना बनाने का कार्य, संतों की सेवा और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहे। महर्षि जी बहुत ही मृदुल स्वभाव के और बहुत ही सात्विक पुरुष थे। अगर मैं बात करता हूँ आचार्य जी आपकी, तो आप इस संस्था से कैसे जुड़े, आपने शिक्षा कहाँ ली और कैसे इस संस्था से प्रभावित हुए, और आज आप इस संस्था का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। मेरा जो परंपरागत परिवेश है, मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ। हमारा पूर्व में जो है सो हमारे दादाजी विंध्याचल में मुख्य पुजारी हुआ करते थे और पिताश्री हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार के बेगूसराय से हमारा निकास है। लेकिन मैं बचपन में ही दिल्ली अपने माता पिता के साथ उस प्रवास में आ गया था जब महर्षि महेश योगी जी ने पत्राचार के माध्यम से पूरे भारत में वैदिक आचार्यों, कर्मकांड ब्राह्मणों और ज्योतिषाचार्यों के लिए पद की रिक्ति निकाली थी कि यहाँ पर उनका नियोजन किया जाएगा और पूरे भारत और विश्व में धर्म प्रचार के लिए उनको लगाया जाएगा। इसी क्रम में पत्राचार के, अखबार के, मीडिया के माध्यम से हमें हमारे पिताजी को यह जानकारी मिली कि महर्षि जी के यहाँ से ज्योतिष आचार्य के पद की रिक्तियाँ हैं, वहाँ पर बुलाया गया है। मैं बच्चा था उस समय, मेरी उम्र लगभग 14 वर्ष रही होगी उस समय में, जब हम पहली बार नोएडा आए। नोएडा में यहीं पर सेक्टर 39 में सलारपुर भंगेल के बीच में आज महर्षि नगर स्थित है, जो लगभग 300 एकड़ में ये जगह बनी हुई है और महर्षि जी का भव्य आश्रम आज भी है। समय काल और परिस्थिति के अनुसार 1987 का दौर रहा होगा
जब मेरे पिताजी का ज्योतिष आचार्य के पद पर इस आश्रम में नियुक्ति हुई और मुझे जो है सो बाल ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पर पठन पाठन के लिए नियुक्त किया गया था। तो आपकी जो शिक्षा है, एकेडमिकल क्वालिफिकेशन है, जी। जो ज्योतिष की शिक्षा है, जी। वो आपने इसी आश्रम में रह कर ली है? जी, मेरी जो साधारण शिक्षा रही वो बहुत ज़्यादा नहीं रही। समय काल के अनुसार कुछ पारिवारिक परिस्थितियाँ रहीं कि मैं इंटरमीडिएट के बाद आगे जनरल शिक्षा नहीं कर पाया, लेकिन मेरी वैदिक शिक्षा महर्षि महेश योगी के संस्थान से ही, जो 1988 से लेकर 1998 तक हमने यहाँ पर समय बिताया, और उस क्रम में हमने, मेरे पिताजी चूँकि ज्योतिष के आचार्य उसी संस्थान में थे, तो जो ज्योतिष का शिक्षा है और जो मुझे इसका ज्ञान मिला है वो अपने पिता से ही प्राप्त हुआ है। तो आपके पिताजी, जैसा आपने पूर्व में बताया था कि आपके पिताजी भारत से बाहर भी धर्म प्रचार के लिए जाते थे, तो क्या आपको भी ये सौभाग्य मिला और कहाँ कहाँ जाने का उनको सौभाग्य मिला? जी, महर्षि महेश योगी के जो सभासद हुआ करते थे, धर्म आचार्यों को वो अपने सभा में मुख्य स्थान देते थे और उनसे मशवरा करके देश विदेश में धर्म प्रचार, ज्योतिष प्रचार, कर्मकांड की शिक्षा, सनातन के बढ़ावे के लिए देश विदेश में आचार्यों को भेजा करते थे। उस क्रम में 1990, मुझे जहाँ तक ठीक से याद है, 1990 के दशक में पिताजी को हॉलैंड और नीदरलैंड, जर्मनी, यूगोस्लाविया और स्विट्जरलैंड की यात्रा पर भेजा गया था, जो एक समूह के रूप में गए थे। महर्षि महेश योगी 1988 के बाद 1989 में महर्षि महेश योगी जी भारत से प्रस्थान कर गए नीदरलैंड। नीदरलैंड में इनका मेरू करके एक संस्थान है महर्षि यूनिवर्सिटी के, जहाँ की भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन का इनका एक सब्जेक्ट रहा है कि मन को यदि हम साध लेते हैं, यदि मन हमारा एक स्थिर विचारधारा में जुड़ जाता है, तो संसार में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो असंभव हो। शास्त्री जी, कई बार जब ये ध्यान, आध्यात्म की बात चलती है तो एक मन में प्रश्न उठता है। बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे धर्म गुरु हुए हैं जिनकी अपनी अपनी संस्थाएं ध्यान के बारे में बताती हैं। तो क्या इन ध्यान की विधि में कोई डिफरेंसेस हैं, या वो सेम ही प्रोसेस है जो ओशो करा रहे हैं, या जो गुरु माँ कराती हैं, या जो आपकी संस्था कराती है? नहीं। तो क्या कोई फ़र्क है इनमें? जी जी बिल्कुल गोस्वामी जी, ध्यान की जो व्यवस्था है यह पुरातन समय से है। ध्यान भगवान राम ने भी किया है, कृष्ण जी ने भी किया, महापंडित रावण ने भी किया। इस युग में आते हैं तो महर्षि महेश योगी जी के ध्यान में और ओशो भगवान, जिनको भगवान रजनीश कहा गया है, उनके ध्यान के विधान में, प्रक्रिया में बहुत बड़ा अंतर है। ओशो जी का जो ध्यान का विधान था और उनका जो थॉट था वह था तामसिक विषय लेकर वो ध्यान की प्रक्रिया को बताते थे, जिसमें नाच गान मनोरंजन के रूप में स्वयं को इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट कर देना था कि हम दूसरे और विषय पर नहीं जाएं और उसी विषय पर हमें एक ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जैसा कि जानते हैं कि किसी भी विषय पर जब हम फोकस कर जाते हैं और उसी चीज़ का प्रयोग जीवन में होने लगता है तो उसके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, और वही आसक्ति फिर एक दिन विरक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो ओशो जी का जो ध्यान था वो कुछ इस तरह का ध्यान था, मतलब किसी भी चीज की ओवरडोज ले लें। जब आप ओवरडोज ले लेंगे तो वो डोज इतना ज़्यादा हैवी हो जाएगा कि फिर आप उस डोज से आपको इरिटेशन होने लगेगा, तब आप एक मूल वस्तु स्थिति में आएंगे। ओशो जी का बहुत ही अच्छा विचारधारा रहा है। ओशो जी ने समाज और देश को बहुत सी ऐसी चीज़ दी हैं, अलौकिक चीज़ें दी हैं, जिसका कि बड़ा ही असंभव है कहना कि और कोई दे पाएगा। महर्षि महेश योगी जी ने राजसिक व्यवस्था को, एक सत्व गुण को जागृत करके ध्यान के माध्यम से मनुष्य को कितना सॉफ्ट और कितना नेचुरल होना है यह बताया है। उसके लिए उन्होंने भावातीत ध्यान का प्रादुर्भाव किया। उस ध्यान की प्रक्रिया से हम लोग भी जुड़े रहे। 1008 ब्राह्मण नोएडा में एक साथ बैठकर एक छत के नीचे भावातीत ध्यान किया करते थे। आज भी भारतवर्ष के बहुत से देशों में और विदेशों में भी
जो है सो ध्यान का बहुत बड़ा प्रादुर्भाव है। डॉक्टर टोनी नादर राजाराम नीदरलैंड में अभी हैं, जो लेबनान के रहने वाले हैं। वो महर्षि महेश योगी के संस्था के आज विश्व लीडर हैं। उनको महर्षि जी ने राजा राम की उपाधि दी है। महर्षि जी की इतनी बड़ी सनातन और धर्म के प्रति इतना ज़्यादा इनका प्रेम और समर्पण था कि इन्होंने राम के नाम से नोट चलवा रखा है। वह रुपया आज भी चल रहा है नीदरलैंड में, उसको मान्यता है, और राम लिखा हुआ नोट आज भी वहाँ पर प्रचलन में है। तो महर्षि महेश योगी जी द्वारा आज पूरे भारत के सहित विदेश में भी लगभग हजारों लाखों ब्राह्मण परिवार उनके नाम और उनके द्वारा दिए गए व्यवस्था, क्योंकि हम तो वहाँ पर बाल ब्रह्मचारी आए थे, हमने वहाँ का जीवन देखा है गोस्वामी जी, कि हम उस दशक में जिस समय की भारत आर्थिक विपन्नताओं से गुजर रहा था, भारत में बहुत ज़्यादा अर्थ की उन्नति नहीं थी, उस समय में हम लोग राम राज्य का सुख भोगते थे महर्षि जी के आश्रम में। अगर आप बार बार ब्राह्मण समाज की बात करते हैं कि ब्राह्मण उत्थान के लिए या ब्राह्मणों के लिए उन्होंने काम किया, तो महेश योगी जी तो ब्राह्मण समाज से शायद नहीं आते थे, जितना मैंने उनके बारे में पढ़ा है। तो ऐसा क्या उनका हृदय परिवर्तन हुआ था उस समय पर? क्योंकि हर व्यक्ति अपनी जाति, अपने समाज के बारे में जिस दौर में चर्चा कर रहा हो, कोई दूसरी जाति या धर्म के विषय में बात करता है। महेश योगी जी बात करते थे ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए। तो ऐसा क्या आपने महसूस किया? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आपका तो शायद मुलाकात भी उनसे हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या मेरी महर्षि जी का स्वभाव था, बड़े मृदुल थे, और जब वो हम ब्राह्मणों के और ब्रह्मचारियों के लाइन से निकलते थे तो अपना हाथ जो है आशीर्वाद स्वरूप नहीं, वात्सल्य स्वरूप वो ब्राह्मणों को छूते हुए जाते थे। महर्षि महेश योगी जी के जो गुरु, इनको गुरु दीक्षा नहीं दी गई, कारण कि ये कायस्थ परिवार से थे। इनको गुरु दीक्षा में वचन लिया गया, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने इनसे वचन लिया कि महेश, आप जो है सो 1008 ब्राह्मणों को वेद पाठ कराकर और उनके जीवन का ब्राह्मणों की सेवा में आप लगाओ, यही आपकी गुरु दीक्षा है और इसी में आपकी समस्त सिद्धियां हैं। महर्षि जी व्यक्तिगत रूप से ब्राह्मण के प्रति बहुत डिवोटेड थे, बहुत समर्पित थे। इसको इस रूप में कहूँगा, विषय थोड़ा अलग भी है, विवादित भी है। नीतियाँ जब नीति बनने लगती है तो नीतिकारों का जो भाव और व्यवस्था है वह कुछ और होता है, लेकिन जब नीति लागू होने लगती है तो वहाँ पर नीतिवानों का जो विचारधारा है वह परिवर्तित हो जाता है। महर्षि जी के इस सारे मैनेजमेंट में, प्रबंधक व्यवस्था में जो ब्राह्मणों की सेवा के लिए नियुक्त किए गए थे, उस प्रबंधन में बहुत सारी अव्यवस्थित बातें थीं, जिन कारणों से महर्षि जी का वह विषय राम राज्य की स्थापना कलयुग में करने का जो उनका विषय था, वह विषय अपने समय से बड़ा दूर चला गया और विषय से विषयांतर भी हो गया। आज भी अरैल, होशंगाबाद, जबलपुर आदि में महर्षि जी के विद्यापीठ और वैदिक संस्थान का कार्य चल रहा है। ऋषिकेश का आश्रम फॉरेस्ट वालों ने, वन विभाग ने अपने अंदर ले लिया। 84 कुटिया वहाँ पर बनाया था। मेरा यही सवाल था आपसे कि जो उत्तराखंड में 84 कुटियाँ थीं, उनका क्या उद्देश्य था? किस लिए 84 कुटियाओं का निर्माण किया गया? अब तो वन विभाग के पास में है। विदेश के एक इनके अनुयायी वो महर्षि जी से बड़े प्रभावित हुए। ऋषिकेश के भ्रमण काल में महर्षि जी जब वहाँ पर आश्रम के प्रारूप पर काम कर रहे थे तो लगभग 1800 एकड़ जमीन वन विभाग की इन्होंने अपने माध्यम से सरकार से निवेदन करके वहाँ पर एक 84 कुटिया का निर्माण किया। उस 84 कुटिया के निर्माण के प्रति आज भी वो 84 कुटिया पर्यटक स्थल के रूप में है, वो स्थित है। कभी भी आप जाएं तो ज़रूर वहाँ जाएं, देखें एक बार। तो उस 84 कुटिया में अलग अलग प्रकार की गुफाएं बनी हुई है, जहाँ बैठकर सन्यासी और ब्रह्मचारी ब्राह्मण ध्यान किया करते थे। आपको कुछ अलौकिक चीज़ बताता हूँ महर्षि जी के बारे में। महर्षि जी कोई आडंबर,
कोई भूत प्रेत, कोई तंत्र मंत्र, उनका शाश्वत वेद पर बहुत अच्छा विश्वास और पकड़ था। वो आयुर्वेद पे, स्थापत्य वेद जिसको हम आजकल वास्तु कहते हैं, ज्योतिष, कर्मकांड, इन विषयों पर महर्षि जी लगातार शोध करते रहे और अपने सभासदों को उन्होंने पारिश्रमिक देकर इस विषय पर बहुत अच्छा कार्य किया। आपको एक आश्चर्य की बात बताता हूँ, ओशो जी, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, कात्यायनी पीठ के अपने संत नागपाल जी, महर्षि महेश योगी जी, इस प्रकार के जो उस युग के, उस समकालीन समय के संत थे, वो सभी महर्षि महेश योगी जी के पैरेलल संत थे। उसी क्रम में श्री श्री रविशंकर जी, जो आजकल सुदर्शन क्रिया वो कराते हैं, भावातीत ध्यान का ही प्रारूप सुदर्शन क्रिया। श्री श्री रविशंकर जी के साथ कुछ समय हमें भी रहने का विद्यापीठ में अवसर मिला। वो हमारे बहुत सीनियर आचार्य हुआ करते थे। तो मतलब महेश योगी जी के शिष्य हैं ये? जी श्री श्री रविशंकर जी महर्षि जी के शिष्य भी हैं। एक ही गुरु परंपरा से ये आए हैं। विभाग बटा, समय की स्थिति को देखते हुए साउथ के जितने भी लोग थे वो सब श्री श्री रविशंकर जी के साथ चले गए और इधर महर्षि जी के साथ। इस प्रकार से महर्षि जी का नीदरलैंड में ही एक बार जो वो 88 में गए थे, तो फिर वो लौटकर भारत नहीं आए और 2008 में, क्षमा चाहूँगा याद, 2008 में 8 तारीख को ही उनका जो है सो निधन हुआ नीदरलैंड में। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ संगम लाया गया। संगम लाने के बाद यहाँ से हजारों लोग, विदेश के, देश के लोग गए। उनकी समाधि और उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर रखा गया श्रद्धांजलि स्वरूप, अरेल नाम की जगह है इलाहाबाद में, गंगा के तट पर ही। वहीं इनका एक आश्रम भी चलता है। महर्षि जी का मिशन, विज़न आज भी अपने प्रारूप पर काम कर रहा है। एक तरफ व्यावसायिक गतिविधियां कुछ लोगों ने चालू की, एक तरफ आध्यात्मिक गतिविधियां चल रही हैं। हमारे समय का जो विद्यापीठ था या हमारे समय की जो व्यवस्थाएं थी आज से 2 दशक लगभग पूर्व की, वो अब नहीं है। महर्षि जी नहीं रहे, उनके साथ ही जो है सुव्यवस्थाएं भी परिवर्तित हो गई। अगर बात करें पूरे भारत में या भारत के बाहर भी, लगभग कितनी संस्थाएं, कितने स्कूल, कॉलेज या आश्रम इनके अभी चल रहे हैं? कि लगभग भारत के हर शहर में इनका महर्षि विद्या मंदिर नाम का एक पब्लिक स्कूल चलता है और भारत में 20 शहरों में आज भी इनका विद्यापीठ चलायमान है, जहां इनकी वैदिक शिक्षा और ब्राह्मण वेद पाठियों के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो केवल ये ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए ये वेद पाठन का काम होता है, या जो भारत सरकार से मान्यता प्राप्त शिक्षा है, जो NCERT की शिक्षा है, जो स्टेट गवर्नमेंट की रिकॉग्नाइज्ड संस्थाएं हैं, जो पढ़ाई है वो भी की जाती है? महर्षि जी के उस समय 90 के दशक में, 80 और 90 के दशक में मैनेजमेंट और इस तरह की शिक्षा प्राइवेट सेक्टर में थी नहीं। वो सरकार अपने स्तर से चलाती थी, कुछ प्राइवेट स्कूल भी थे। महर्षि जी के जो और शिक्षा के प्रारूप हैं, NCERT का जो प्रारूप है, वो इनका मैनेजमेंट और महर्षि विद्या मंदिर चलाता है। वैदिक विभाग को, ये इसको किस रूप में कहूँ, दुर्भाग्य है हमारा ये कि आज तक वैदिक शिक्षा को यूनिवर्सिटी ने मान्यता नहीं दिया है। आज भी आपको एक और विषय बताऊंगा कि हम बड़े आशा से हमने सारी शिक्षा को छोड़कर महर्षि में वैदिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए काम किया, लेकिन आज तक हमें एक कागज़ का टुकड़ा नहीं मिला है सर्टिफिकेट के रूप में, जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है। और आज भी महर्षि वेद विज्ञान विश्व विद्यापीठ बनाया गया था, लाख प्रयत्न के बाद भी सरकार ने इसको मान्यता नहीं दी और हम लोग काफ़ी इस विषय से सफ़र भी हुए। लेकिन पिता माता के आशीर्वाद से पिताजी ने, मेरे पिताजी डॉक्टर उदय नारायण शास्त्री जो महर्षि जी के साथ अटैच हुए, उनका बड़ा ही योगदान रहा संस्था के कार्य में। उन्होंने अपने समय में बड़ा अच्छा कार्य किया और हम पर बड़ा कृपा रहा उनका कि वो हमें और कुछ न दे दें, लेकिन हमें एक ऐसा ज्ञान दे गए हैं जिसके माध्यम से हम जो है सुकृतार्थ हो गए हैं और हमारा जीवन सफल हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। हमने जानने का प्रयास किया
क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं बनी, एक समय तक चली और उसके बाद संस्थाएं बंद भी हुई। आज महर्षि महेश योगी जी की संस्था निरंतर चल रही है। आप जैसे शिष्य जो उनके गुरुकुल में रहकर, जो उनकी संस्था में रहकर पढ़े, आज भी उस प्रयास को जारी रखे हुए हैं कि लोगों तक वो ज्ञान पहुंच पाए। ये थे हमारे साथ आचार्य संदीप शास्त्री जी, जिन्होंने हमें महर्षि महेश योगी संस्था के बारे में और उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी रोचक जानकारी दी। अगली मुलाकात किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए प्रणाम।